नमस्कार, आदाब। अ, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो हूथी रेबल्स हैं यमन के, उनके जो लगातार अ, इज़राइल के ऊपर अटैक्स चल रहे हैं। एक तरफ तो वो इज़राइल को निशाना बनाए हुए हैं और वहाँ पे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया पिछले कुछ दिनों के अंदर, जिसमें उन्होंने पावर स्टेशंस भी हैं और दूसरी जगहों पे भी निशाना बनाया। बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ पे शेल्टर लेने पड़े, शेल्टर्स में जाना पड़ा और बिजली भी गायब हो गई। ख़ास तौर से अश्कलोन में जहाँ पे जो कि ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ हैं इज़राइल ने जिन पे कब्ज़ा कर रखा है, वहाँ पे जो बस्तियाँ बनी हैं यहूदियों की, उनके अंदर बिजली नहीं है थी। और एक काफ़ी वहाँ के ऊपर टेंशन इज़राइल के अंदर भी हो गया। बहुत से इज़राइलियों का कहना ये है कि नेतन्याहू पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। हालाँकि नेतन्याहू के पीरियड में जितनी सक्सेस हुई है, वो भी कोई कम नहीं है। इज़राइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अरबों के हिसाब से अरबों का लॉस ही लॉस नज़र आता है। दूसरी तरफ ये भी है कि दूसरी तरफ ये लाल सागर में यानी रेड सी के अंदर भी लगातार अटैक कर रहे हैं अपने, और उसकी वजह से भी एक बड़ी प्रॉब्लम जो आ गई है कमर्शियल शिपिंग को आ गई है। इन्हीं ने यही नहीं बल्कि यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर और बहुत से जो उनके नेवल सेना के शिप्स थे, नेवल शिप्स अमेरिकन, उनको भी क्षति पहुंचाई है, जानने छुए। और यही नहीं बल्कि एक बड़ा उनका आर्मडा जो था नेवल शिप, वो उनको वहां से विड्रॉ भी करना पड़ गया अमेरिकन को। ये है कि ये लगातार उनका डिसरप्शन वहां पे जारी है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉसेस यूरोप के देशों को बहुत हो रहा है, क्योंकि उनका सामान जो था कमर्शियल शिप यहाँ से होता हुआ रेड सी से स्वेज कैनाल और मेडिटेरेनियन, स्वेज कैनाल जो है वो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ता है, तो वहां से वो मेडिटेरेनियन या यूरोप में चला जाता था आसानी से। अब उनको पूरा घूम के अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप होते हुए जाना पड़ता है, जिससे समय ज्यादा लगता है। और यही नहीं, समय के साथ साथ कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है और इंश्योरेंस चार्जेस भी बहुत इन लोगों ने बढ़ा दी है, क्योंकि इन्हीं ने इंडियन ओशन में भी और दूसरी ठिकानों पे भी अटैक किए हैं शिप्स के ऊपर, शिपिंग, कमर्शियल शिपिंग के ऊपर। इजराइल अब ये कह रहा है बार बार अमेरिकन से कि आप हूती रेबल को आतंकवादी घोषित कीजिए और उनके ऊपर सैंक्शन लगाइए। अभी तक अमेरिका ने उनको रेबल डिक्लेयर किया है, यानी बागी का दर्जा दिया है, आतंकवादी का नहीं दिया, क्योंकि अब वो अमेरिका के ऊपर अटैक कर रहे हैं इसके ऊपर, तो बागी तो वो टेररिस्ट भी हो सकते हैं। टेररिज्म के मतलब ये है कि और सैंक्शंस कुछ तो लगे हैं, कुछ और लग जाएंगे उनके ऊपर, लेकिन हूती को इन चीजों का असर नहीं पड़ता, इसलिए कि इतना ज्यादा उनका डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुआ, इतने ज्यादा लोग मरे हैं यमन के अंदर, इनके शहर के शहर बर्बाद कर दिए गए। जो खासतौर से 2011 के बाद से जो जंग चल रही थी, बल्कि उसके पहले से, जब से इन्होंने रिवोल्ट किया है, फिर सऊदी अरेबिया, और हम बताएंगे आगे कौन कौन देश किसके किसके साथ हैं। और वो एक लंबी लड़ाई वहां पे चल रही है, उसमें ये लोग अमेरिका के और इसराइल के इसलिए खिलाफ हैं। इनका कहना ये कि जो जिस सऊदी अरेबिया को और जो यमन की गवर्नमेंट है, जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट है, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस का रिकॉग्निशन हासिल है, उसको अमेरिका सपोर्ट करता है। और सऊदी यों को भी वो सपोर्ट कर रहा था, वीपन सप्लाई कर रहा था, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट अमेरिका ही प्रदान कर रहा था, इसलिए उन लोग अमेरिका को भी दोषी ठहराते हैं। और इसराइल और अमेरिका क्योंकि मिले हुए हैं और इनके साथ है, इसराइल के खिलाफ इसलिए है कि वो ये लोग, क्योंकि जो गाजा में हो रहा है उसकी वजह से ये सॉलिडारिटी में हमास की ये लोग ये कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं जब तक हमास के ऊपर अटैक होता रहेगा वो इसी तरह से रेड सी और इसराइल के ऊपर भी अटैक करते रहेंगे। इनकी संस्था का नाम है अंसार अल्लाह, और जो कि एक अंसार अल्लाह को बहुत सी जगहों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी के दर्जे के लिए चल रही है बात। दूसरी तरफ ये भी है कि ये लोग जितने भी हैं कि काफी ट्रेंड हैं,
काफ़ी शक्तिशाली हैं। दूसरी बात ये भी है कि इज़राइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से फ़ेल हो चुका है। वो जब जी चाहता है, जहाँ जी चाहता है, ये भी अटैक कर देते हैं। इससे पहले हम देख रहे थे कि हिज़्बुल्लाह भी लगातार अटैक कर रहा था। उनके 3 टियर डिफेंस सिस्टम हैं। सबसे पहले तो जो शॉर्ट रेंज है, वो आयरन डोम है, फिर उसके बाद उससे ऊपर वाला जो है वो डेविड स्लिंग है और फिर उससे ऊपर जो है वो एरो 2, एरो 3 है। और इज़राइल कहता था कि इसको तो कोई पेनिट्रेट कर ही नहीं सकता। लेकिन अब ये है कि बराबर आए दिन इसके होते हुए आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं और इनके चलते हुए इज़राइल जो पूरी दुनिया में आयरन डोम और डेविड स्लिंग और एरो बेच रहा रहा था और कोशिश कर रहा था और बता रहा था, उसके मार्केट पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। अब ये देखना है कि इनका जो है, इनको इस वक़्त जो डर लगा हुआ है कि अभी तो पावर प्लांट्स को इन्हीं ने उड़ाया है, इनको डर लगा है इनका डिसैलिनेशन प्लांट जो है वहाँ पे, यानी समुंदर से जो पानी लेते हैं उसको उसको साफ करके पीने योग्य बना के फिर ये सप्लाई करते हैं, उसको डर है कि कहीं ये लोग उड़ा ना दें। फिर उसके बाद ये है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे पश्चिमी देश जो इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका सहित, वो बिल्कुल पावरलेस नज़र आ रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में जिस तरीके से ये अटैक कर रहा है। अब अब्दुल मलिक अल हूती जो है वो इसके लीडर हैं। ये एक बहुत ही करिस्मेटिक लीडर हैं और बड़ी इनकी सपोर्ट बेस बहुत बड़ा है नॉर्थर्न यमन के अंदर जहाँ पे ये लोग हैं। और इनकी फॉलोइंग बहुत है, मैसिव डेमोंस्ट्रेशंस होते हैं, जब एक स्ट्राइक होती है तो लोग सड़कों पे सेलिब्रेट करने के लिए निकलते हैं। और इतने इनकी जो फोर्सेस हैं उनके पास यानी जो मिलिट्री फटीग होती है, ड्रेस जो होता है वो भी नहीं, ज़्यादातर तहमत और कुर्ता और चप्पल भी नहीं है। हवाई चप्पलें पहने हुए हैं, लेकिन उसी से ये लोग लड़ रहे हैं इसी तरह। और काफ़ी इन्हीं ने सऊदी अरबिया लेड जो कोalition था उसको भी डिफीट किया, जिसे कहते हैं, इनका कहना ये है कि वो भी हार के भागे हैं और ये अब इज़राइल और अमेरिका को भी इसी तरह परेशान कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि इन्हीं ने ये भी कह दिया है कि अब अमेरिकन इंटरेस्ट जो है उस क्षेत्र में, यानी अमेरिकन बेस और तेल के जो अड्डे हैं वहाँ पे, सऊदी अरेबिया के भी हों, वो सब निशाना बना सकते हैं। ये सबको निशाना बनाएँगे, बना सकते हैं और ऑयल सप्लाई को भी डिस्टर्ब करने की बात करते हैं। अब ये देखना है कि किस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं और इज़राइल को बिल्कुल अनसेफ फ़िलहाल कर रखा है। उसके चलते हुए इज़राइल से पिछले कुछ दिनों के अंदर समय से हम देख रहे हैं वहाँ के अंदर 40,000 लोग ऑलरेडी चले गए हैं, यहूदी इज़राइल छोड़ के। ये लोग ज़्यादातर जो गए हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी ही गए हैं। उसके कारण ये है कि हूती का अटैक और फिर दूसरी तरफ हमास का जो अटैक चल रहा है उसको चलते हुए। अ जो इनका अपोज़िशन है नेतन्याहू का वहाँ पे जो डेमोंस्ट्रेशंस कर रहा है कि जो हमास ने जिन लोगों को बंदी बना रखा है उनको छुड़ाने में ये नाकाम रहे और फिर अब ये भी कह रहे हैं कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल क्राइसिस जो इज़राइल के अंदर है उसके ज़िम्मेदार नेतन्याहू हैं, उनसे डिमांड भी किया जा रहा है, रेज़िग्नेशन की भी ये डिमांड कर रहे हैं। अब ये जो 40,000 अभी रिसेंटली गए, इससे पहले भी जा चुके हैं जो कि ग्रीस और साइप्रस में सेटल हो रहे हैं बड़ी संख्या में यहूदी, और वहाँ पे इतनी प्रॉपर्टीज़ खरीद ली हैं कि साइप्रस एक छोटा-सा जगह है जो ये देख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी संख्या तादाद बढ़ जाए और साइप्रस भी एक इज़राइल बन जाए। ये उनको बड़ी चिंता लगी हुई है। इनके चलते हुए जो की इकोनॉमिक सेंटर हैं वहाँ के इज़राइल के, वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं क्योंकि ये बड़े ट्रेन वर्कर थे, इंजीनियर, डॉक्टर्स, इस किस्म के लोग जा रहे हैं। दूसरी तरफ हूती ये ओपनली अरबों से कह रहे हैं कि इज़राइल कैन बी डिफीटेड, इज़राइल को हराया जा सकता है, इज़राइल इज़ नॉट इनविजिबल। जो उसकी इमेज थी पहले, वो बिल्कुल इन लोगों ने भंग कर दी और वो अरब गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं। लेकिन अरब गवर्नमेंट अधिकतर इज़राइल के साथ खड़ी हुई नज़र आती हैं, जो इज़राइल के साथ नहीं है। मेन तो इजिप्ट और जॉर्डन है, उनकी संधि है इज़राइल से, बहुत अच्छे संबंध हैं अमेरिका इज़राइल से, वो तो खुल के उधर हैं। और बाकी जो हैं वो न्यूट्रल नज़र आते हैं, इस पूरे युद्ध के अंदर वो पार्ट नहीं लेते। फिर ये भी है कि अ, एक गौरतलब बात ये है, बहुत से लोगों का मानना ये है कि हूती प्रॉक्सी नहीं है ईरान के। ईरान की हर बात वो नहीं मानते। वो लोग जो हैं उनके पास काफ़ी
पुराना ये मूवमेंट है, अलग-अलग नंबर्स अलग-अलग समय में अलग-अलग तरीके से ये इमर्ज होता रहा है और ये ईरान उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट लेते हैं लेकिन हर बात वो मानने पे तैयार नहीं है। अब ये भी है कि अ, जो एक इज़राइली जनरल हैं उनका नाम मैं अभी आपको बताता हूँ, जनरल एरन ओराइथर जो है, इनका कहना है, ये रिटायर्ड आर्मी जनरल है, उन्हीं ने कहा है कि अ, हुतियों से लड़ना काफ़ी महँगा पड़ेगा इज़राइल को, लुब-ए-लुबाब उनका यही है। अ, और वो काफ़ी समय तक लड़ने की क्षमता रखते हैं। ये उन्हीं का स्टेटमेंट आया है, उन्हीं ने गवर्नमेंट को अपनी एडवाइस किया है कि ये अ अ, एक ट्रैप में ना फँसे उनसे लड़कर। दूसरी तरफ ये है कि ये हूती हैं क्या? हूती दरअसल ये हैं, ये शिया ज़ैदी हैं। ये एक शिया सेक्ट है और ये इनकी जो शुरुआत हुई है वो अ, यमन की जो गवर्नमेंट थी, ऑफ़िशियल गवर्नमेंट जो साउथ यमन में है अब फ़िलहाल, उसके खिलाफ युद्ध शुरू हुआ और नॉर्थ एंड साउथ में ये बँटे हुए हैं। नॉर्थ यमन में हूती काफ़ी हैं, लेकिन ये अकेले नहीं, इनके साथ बहुत से सुन्नी ट्राइब्स भी इनके साथ जुड़े हुए हैं नॉर्थ यमन के। नॉर्थ यमन एक ऐसा एरिया है जो काफ़ी अंडर डेवलप है। साउथ यमन ख़ास तौर से जो वहाँ पे अदन है, ये सब बहुत डेवलप है, मॉडर्न एजुकेशन यहाँ बहुत पहले अंग्रेज़ों ले आए थे और पोर्ट सिटी है, अदन पोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, तो वो काफ़ी डेवलप है साउथ का रीजन जो है। अ, और ये भी है कि गवर्नमेंट फोर्सेस ने वहाँ के ऊपर एक इनके ज़ैदी लीडर थे, बहुत बड़े रिलीजियस धार्मिक लीडर थे, उनको अरेस्ट करने की उनका नाम था हुसैन बदरुद्दीन, उनको अरेस्ट करने की वजह से ये सारा मूवमेंट उनको कोशिश की गई थी अरेस्ट करने की और वो पता नहीं कामयाब हुए या नहीं, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है कि वहीं से ये मूवमेंट ट्रिगर हुआ और धीरे-धीरे बढ़ता चला गया, हालाँकि बाद में उनका देहांत भी हो गया था। अ अ, फिर उसके बाद ये हुआ कि हूती ने वहाँ के ऊपर एक सादा प्रांत है, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया और फिर बाद में सादा को डिक्लेयर कर दिया, इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे कायम कर दिया और जो कि सादा गवर्नरेट में था। और फिर उसके बाद हूती जो थे सना की तरफ बढ़े, जो कैपिटल है, पूरे यमन का कैपिटल था, वो नॉर्थ यमन में है और 2014 में सना के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। एक लंबी लड़ाई चली उसके बाद वहाँ के ऊपर जिसके अंदर इनके हज़ारों लोग मरे। अपोज़िशन लोग में जो लोग थे वो तो बेसिकली जो कंट्रीज़ थी अलायंस की, हम आगे बताएँगे, वो तो एयर बॉम्बिंग कर रहे थे, ग्राउंड फोर्सेज़ उनकी ज़मीन पे नहीं थे, लेकिन यमन की जो फ़ोर्स सेना थी ऑफ़िशियल, जो कि साउथ यमन में थी, वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आती थी। अ दूसरी बात ये भी है, हूथियों ने कहा है कि हम कोई रिलीजियस गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं बनाएँगे अगर सत्ता में आते हैं, पूरे यमन को कब्ज़ा करते हैं या नॉर्थ यमन हमारे पास रहेगा। हम रिपब्लिकन ही सिस्टम रखेंगे, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, वो औरतों को पूरा राइट हासिल होगा। उनका कहना ये है कि यहाँ के ऊपर बड़ी संख्या में अधिकतर लोग जो हैं सुन्नी शाफ़ी मसलक के हैं, इसलिए हम अपनी मसलक उनके ऊपर हम इम्पोज़ नहीं करेंगे। ये उनका वायदा है फ़िलहाल। अब कितना है इसमें, ये आने वाला समय बताएगा। दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान और जो है नॉर्थ कोरिया, लीबिया और 2-1 देश और हैं, जो हूथी रेबल्स को कहा जाता है कि उनके ऊपर एलिगेशन है कि वो सपोर्ट करते हैं, इल्ज़ाम है कि वो इनको सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ ये भी है, लीबिया का भी उसमें नाम है और हिज़्बुल्लाह काफ़ी आगे है और ये कहा जाता है कि हिज़्बुल्लाह और ईरान के काफ़ी वहाँ पे मिलिट्री एडवाइज़र्स भी मौजूद हैं और उन्हीं ने मिलिट्री सपोर्ट भी दे रखी है और उनको टेक्नोलॉजी भी दी है ड्रोन्स बनाने की और दूसरे सप्लाई भी उन्हीं ने किया है। ये लोग लगातार ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ईरान ने जिसका खंडन किया है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, सूडान, बहरीन, यूएई जो हैं, ये खुल के जो अलायंस बना था उसको हूथियों के खिलाफ उसको ये जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी,
उसको ये लोग सपोर्ट करते हैं, जो कि पूरी तरीके से फेल हो गई थी। उसी के फेलियर के कारण ये सब कुछ हुआ, हूथी रिबेलियन हुआ। और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इनको वेपन सप्लाई कर रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है और इंटेलिजेंस का भी सपोर्ट करता है। शुरू में तो उन्होंने कहा था अल-कायदा, लेकिन बाद में वो सीधा-सीधा इनके साथ खुल के आ गए थे। और अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्हीं ने अनाउंस किया है कि यूएस सपोर्ट जो है फॉर द सऊदी लेड ऑपरेशंस जो थी यमन के अंदर, उसको बंद करने की बात कर दी है, उन्होंने बंद कर दिया है। इसके अलावा ये भी है जॉर्डन, मोरक्को और पाकिस्तान भी हूथी रेबल के खिलाफ वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को लगातार सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। बातें बहुत हैं, हिस्ट्री भी बहुत लंबी है इन लोगों की। हम कभी और अलग से सेपरेट हूथियों पे बनाएंगे, इनका क्या मूवमेंट है, ये किस तरीके से आगे बढ़े। ये जो अब फिलहाल जो ये चाह रहे हैं, एक मिली-जुली सरकार की बात कर रहे हैं, लिबरल सेकुलर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। क्या ये कामयाब होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है इन्हीं ने इज़राइल के बहुत छक्के छुड़ा रखे हैं और इज़राइल काफ़ी चिंतित भी नज़र आता है। इज़राइल के प्रधानमंत्री इस समय वहाँ गए हुए हैं इथियोपिया, और वहाँ के ऊपर अपना शायद एक बेस बनाने की बात करते हैं। इथियोपिया से इज़राइल के अच्छे संबंध हैं, ताकि वहाँ से ये करीब पड़ता है यमन, इनको डील करने के लिए। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। जल्दी हम एक नया पॉडकास्ट आपके लिए लेके आएँगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।